टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में डीएलएड के महत्वपूर्ण यूनिट को लेकर आए हैं, जिसका नाम है पाठचर्या और पाठक्रम। मतलब डीएलएड यूनिट 3 के आज हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसके हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को आज हम शुरुआत करेंगे, जो पाठक्रम एवं पाठचर्या से रिलेटेड है। इसके हम सब विभिन्न आधारों को देखेंगे, इनके मनोवैज्ञानिक कथन को देखेंगे और पाठचर्या में शिक्षक एवं छात्र की भूमिका को देखने का कार्य करेंगे। इन तमाम बिंदुओं को आज हम देखने का काम करेंगे। तो यूनिट 3 की आज शुरुआत हो चुकी है। आप लोग चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करते रहे। वो आपको इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम एवं इसके विभिन्न आधार। चलिए सबसे पहले है पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम, विविधता एवं इसके आधार। सबसे पहले ये पाठचर्या क्या है? पाठचर्या क्या है? तो पाठचर्या शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पाठ एवं एक है चर्या। एक है पाठ एवं एक है चर्या। पाठ का मतलब होता है पढ़ने योग, पढ़ाने योग। और चर्या का मतलब होता है कि किसी चीज का अनुसरण करना, एक नियम पूर्वक अनुसरण करना। चर्या जिसे कहते हैं कि दैनिक चर्या, दिन की जो आपका नियम पूर्वक अनुसरण करने का बात है। तो वही है कि पाठचर्या मतलब पढ़ाने के लिए आप जिन सारे चीजों का अनुसरण करते हैं, चाहे वो नियम के साथ ही हो तो क्या है, उसको पाठचर्या के रूप में लाते हैं। वही है, पाठ का अर्थ है पढ़ने योग अथवा पढ़ाने योग और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। तो ये हो गया पाठचर्या। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग, सीखने योग अथवा पढ़ाने योग या सिखाने योग। ये तो आपका पाठचर्या के शब्दों की रूपरेखा थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देखेंगे कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इसके परिभाषा के रूप में देखिए कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों में क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठचर्या कहते हैं। मतलब क्या कि हमें शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शिक्षा का जो सार है उस तक अपने जानकारी को पहुंचाने के लिए, उसके सार को ग्रहण करने के लिए हम जिन अध्ययन परिस्थितियों में एक रूपरेखा बनाते हैं उसे पाठचर्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप जानकारी प्राप्त करने के लिए तो किसी चीज का अनुसरण करते हैं। किसी चीज के उदाहरण के रूप में हो, व्यक्तिगत जीवन को जोड़कर हो, सामाजिक जीवन को जोड़कर हो, इन सारे चीजों को जोड़ते हैं। तो वही है कि जो रूपरेखा आप बनाते हैं उसे पाठचर्या कहते हैं। पाठचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। तो पाठचर्या में क्या क्या शामिल हो गया? ज्ञान की बातें तो हो ही, कि जब पाठचर्या को शामिल किए तो उसमें हम लोग ज्ञान का भी, तथ्य का भी सीखे। फिर एक भावनात्मक जुड़ाव भी सीखे, क्योंकि सीखने के लिए तो एक भावनात्मक तत्परता जरूरी है। और जब हम सीखने के दौरान इस भावनाओं को भी उसमें शामिल करते हैं। साथ ही साथ क्रियात्मक मतलब एक्टिविटी, क्या करते हैं? एक्टिविटी। तो क्या करते हैं? इसको भी शामिल करते हैं। कहने का मतलब है कि पाठचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। हम सीखते भी हैं, लर्निंग बाय डूइंग भी करते हैं, फिर आपका लर्निंग बाय इमोशन भी करते हैं और लर्निंग बाय नॉलेज मतलब क्या, तथ्य का भी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे कि विद्यालय में अध्ययन के लिए निर्दिष्ट पाठचर्या तथा अन्य संबंधित सामग्री क्या करते हैं हम लोग, सारे जो पाठचर्या के लिए विषय सामग्री है उसको भी देखते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाली समस्त विषय सामग्री को इसमें शामिल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि किसी विद्यालय में किसी निश्चित विषय का पाठचर्या, मतलब किसी विषय के लिए विशेष पाठचर्या, जैसे किसी आप मान चलिए कोई भी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, कोई विषय पढ़ा रहे हैं, उससे जुड़े हुए टीएलएम बनाते हैं, उससे एक परिदृश्य जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं? एक निश्चित विषय का पाठचर्या। साथ ही साथ विद्यालय में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले नियोजित अधिगम अनुभवों का भी सम्मिलित रूप। मतलब क्या? नियोजित अधिगम अनुभव मतलब आप बच्चों को बताने के लिए आप एक अपना अनुभव प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि बच्चा उसको आसानी से कैच कर ले और आसानी से उसको सीख ले। तो आप अपने अनुभवों को भी पाठचर्या में शामिल करते हैं। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा। कहा कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम क्या है? एक साधन है जिसके द्वारा शिक्षा और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है।
क्लियर है कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, चाहे वो आपका जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी जॉब से जुड़ा हुआ हो, अपने लक्ष्य की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। यह अध्ययन का एक निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है। निश्चित एवं तर्कपूर्ण का क्या मतलब है कि आपका जो पुस्तक है वो क्या एक सिस्टमैटिक ढंग से बना हुआ है। हर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आगे ग्रोथ करना है वो एक सिस्टमैटिक क्रम से बनाया गया है। साथ ही साथ तार्किक है। तार्किक का मतलब क्या, पहले छोटा चीज है फिर बड़ा चीज है, पहले छोटा चीज सीखते हैं फिर उससे बड़ा चीज सीखते हैं, तो एक तार्किक रूप से भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है कि जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। क्या होता है, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करता है। क्या करता है, पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चे तत्व को सीख लेते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, साथ ही साथ नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपने अनुभवों को ग्रहण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद पाठ्यक्रम। चलिए पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया कि यह एक शिक्षा का आधार है। पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा का आधार है, जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। चलिए अब क्या है, यह एक आधार देने का काम करता है। आप 5 में है, 6 में है, 7 में है, उसकी जो पाठ्यक्रम है, उसकी जो पुस्तकें हैं, वो आपको क्या करती है, एक बेस देने का काम करती है। कहते हैं ना कि बाबू पहले बेसिक नॉलेज ले लो ना, मतलब एक पुस्तकीय ज्ञान जो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया उसका ज्ञान लेते हैं। तो वही है कि जिसकी राह पर शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है और पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिगम कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार ही, पाठ्यक्रम के अनुसार ही बच्चे अधिगम कार्य करेंगे, क्योंकि बच्चा 5 क्लास का है तो 5 क्लास के पाठ्यक्रम को ही बनाएगा, वो 8 का नहीं बनाएगा। तो एक लेवल के साथ साथ क्या करता है, वो अपने अधिगम को भी प्राप्त करता है। फिर कहा कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। ऑटोमेटिक है, हमने कहा पहले ही कि सिस्टमेटिक ढंग से उसमें पाठ्यक्रम में रहता है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए ही किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। देखिए पाठ्यक्रम का जो निर्माण करना है तो हमको थोड़ा सा बच्चों को केंद्र बिंदु में रखना है कि उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी सामाजिक आवश्यकताएं कैसी है। तो हम जैसी समाज की आवश्यकता बनाएंगे उसी के हिसाब से शिक्षा देंगे। अभी सिंपल मान चलिए किसी को डॉक्टर बनाना आप चाहते हैं या कल्चर आपका है कि डॉक्टर ही बनाना है, तो आप उसी हिसाब से शिक्षा देते हैं या सामाजिक स्थिति जो है उसके हिसाब से आप पाठ्यक्रम को तय करते हैं। चलिए क्लियर है। अब कहता है कि पाठ्यक्रम हमें बताता है कि क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम क्या बता रहा है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि 5 में क्या पढ़ना है, 6 में क्या पढ़ना है, 7 में क्या पढ़ना है, आपके एज के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या पढ़ना है, तो कौन तय करती है, पाठ्यक्रम तय करती है। इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इसी स्टैंडर्ड को देख के क्या करती है, विभिन्न लेवल पे और कक्षाओं के लेवल के अनुसार पाठ्य सामग्री का निर्धारण करती है, इससे उसको मदद मिलती है। आगे देखते हैं। चलिए आगे है आपका, एक एक बिंदु को हम लोग देखेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। पाठ्यक्रम ही बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाए। हमने कहा ना, पाठ्यक्रम ही बताता है कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से किस कक्षा में कौन से विषय कितने लेवल तक पढ़ाना है। क्लियर। चलिए अब है विविध पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम का जो स्वरूप तैयार होता है वो कैसे कैसे, तो एक है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय के हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं कि ये विषय है, इसके पाठ्यक्रम ऐसे बनाने हैं, इसके पाठ्यक्रम ऐसे बनाने हैं। फिर है अनुभव केंद्रित, एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें आप अनुभवों को समाहित करते हैं कि अनुभव के द्वारा आप देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, किस परिस्थितियों में सीखते हैं, किस तकनीक के द्वारा सीखते हैं, और उन सारे व्यवस्थाओं को बच्चों के बीच लागू करते हैं। फिर है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चों को केंद्र में रखता है कि बच्चे कैसे अपनी रुचि के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपने मनोवृत्तियों के द्वारा बच्चे कैसे सीखेंगे। इन सारे उद्देश्यों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं कि बच्चा पढ़ने के दौरान अधिगम से भटकाव ना करे। तो क्या है, वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम करते हैं। फिर आगे है, चलिए फिर आगे है सुसंगत पाठ्यक्रम, मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करें जो क्या हो, बच्चों के लिए अच्छा हो, सुसंगत पाठ्यक्रम हो। फिर है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, तो कार्य केंद्रित का मतलब क्या, एक तरह से प्रैक्टिकली, जैसे हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज,
तो वो कार्य केंद्रित के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि हस्तशिल्प शिक्षा दीजिए, या टीएलएम का जो प्रयोग करते हैं तो कहीं न कहीं कार्य केंद्रित होता है, या जो आप प्रोजेक्ट विधि का कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं कार्य केंद्रित के अंतर्गत आता है, या बच्चों को खेल विधि के द्वारा या बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा जो अधिगम देते हैं वो सारा कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। और फिर है एक कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि बेसिक पाठ्यक्रम, कि आप किसी हर विषय को जो शामिल करते हैं हर कक्षा के साथ साथ, यह कोर पाठ्यक्रम। जैसे कहते हैं ना कि 5 क्लास के लिए मतलब बेसिक पाठ्यक्रम ये होना चाहिए, ये होता है। उसी तरह से एक कोर पाठ्यक्रम है जिसमें विभिन्न विषयों का समावेश उसकी क्षमता के अनुसार, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। चलिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर। कहा कि पाठ्यचर्या में वह सब कुछ सम्मिलित है जो बालकों, उनके माता पिता तथा शिक्षकों के जीवन से गुजरता है। अब देखिए गौर से सुनिएगा, पाठ्यचर्या में वो सारे चीज शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? बालक का, उसके माता पिता का और शिक्षकों के जीवन से जो गुजरता है। कहने का मतलब कहीं न कहीं बतला रहा है कि पाठ्यचर्या एक व्यवहारिक रूप प्रदान करती है, कि उसमें जीवन के जितने चरण गुजरे हुए होते हैं उन सारे अनुभवों को पाठ्यचर्या में हम लोग शामिल कर देते हैं। क्लियर? चलिए अब है कि पाठ्यचर्या उस हर वस्तु से बनता है जो शिक्षार्थी को उसके संपूर्ण कार्यकाल में घेरे रहती है। वास्तव में पाठ्यचर्या ही व्याख्या गतिशील वातावरण के रूप में की गई है। कहने का मतलब क्या है? ये जो आपका हर वस्तु से बनता है जो विद्यार्थी को उसके संपूर्ण कार्यकाल को, मतलब बच्चा पढ़ने के दौरान कितना एक्टिव रहता है, ये पाठ्यचर्या तय करती है। पाठ्यचर्या क्या करती है? उसको सारे चीजों को जोड़ के रखती है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर है कि वास्तव में पाठ्यचर्या की व्याख्या गतिशील वातावरण, मतलब क्या कि पाठ्यचर्या जो है वो एक्टिव मोड में रखती है। क्या रखती है? एक्टिव मोड में रखती है कक्षा को, बच्चों को एक्टिव मोड में रखती है, पाठ्यचर्या जोड़े रहती है। चलिए इस अंतर को अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट अंतर में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अंतर में, पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, जबकि पाठ्यचर्या लक्ष्य पर पहुंचने का साधन है। अब गौर से सुनिए, पाठ्यक्रम क्या है? लक्ष्य तक पहुंचाता है। आपको डॉक्टर बनना है, लीजिए डॉक्टर वाला पाठ्यक्रम पढ़िए। आपको इंजीनियर बनना है, लीजिए इंजीनियर वाला पाठ्यक्रम पढ़िए। आपको सरकारी जॉब चाहिए, लीजिए सरकारी जॉब। वो क्या है? पाठ्यक्रम आपको मिल गया। लेकिन पाठ्यचर्या क्या है? कि आपको वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इस बीच में जो हम गतिशील वातावरण तैयार करेंगे, वो आपको अधिगम के जो प्रारूप हम तय करेंगे, आपको विभिन्न तकनीकों के माध्यम से आपके अधिगम के स्तर को बढ़ाएंगे। आपके क्षमता को कैसे बढ़ाना है वो हम अपने अनुभव से उसको जोड़ेंगे। विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा हम आपके अधिगम को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये सारे जो प्रारूप तय करेंगे, किसके अंतर्गत तय करेंगे? पाठ्यचर्या के अंतर्गत तय करेंगे। किसके अंतर्गत तय करेंगे? पाठ्यचर्या के अंतर तय करते हैं हम लोग। यही है पाठ्यचर्या लक्ष्य पर पहुंचने का साधन है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? चलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है, जिसमें मात्र इस बात का ज्ञान होता है कि विविध स्तरों पर बालक को विभिन्न विषयों का लगभग कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या है? कहता है कि पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है। होता भी है। मान के चलिए कि आप मेधावी हैं और आपका सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है? थोड़ा सा संकीर्ण है, सीमित है, और आपकी सोच इतनी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन है और इतना ज्यादा आपका ग्लोबल है कि आप उससे हटकर भी सोचते हैं, क्रिएटिव माइंड में है। लेकिन आपको पाठ्यक्रम क्या करता है? रुकिए, रुकिए, अभी रुक जाइए। तो क्या पहले क्या होता, देखते हैं ना, जैसे छठा का बच्चा ज्यादा तेज, उसको 8वां में एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन वो तो आपका एक लिमिटेशन बाउंडेशन हो गया कि आपको 7 में इतना ही पढ़ना है, इतना नॉलेज ही आपको ज्ञान करना है, इतना नॉलेज ही आपको एक्सेप्ट करना। तो कहीं ना कहीं क्या करता है, वो आपको संकुचित कर देता है। क्या? विविध स्तरों पर बालक, और साथ ही साथ कितना ज्ञान प्राप्त कर, बाबू 5वां में है इतना ही पढ़ो, छठा में है इतना ही पढ़ो। तो वो सारा क्या है, एक थोड़ा सा लेवल हम लोग बांध देते हैं। जबकि जबकि पाठ्यचर्या का क्षेत्र पाठ्यक्रम की तुलना में अत्यंत व्यापक होता है, जो छात्र के जीवन के लगभग सभी पक्षों से संबंधित होता है। लेकिन पाठ्यचर्या का कोई लिमिटेशन नहीं, विद्यार्थी के हर जीवन से जोड़ दिया, उसके व्यक्तिगत जीवन, उसके सामाजिक जीवन, उसके आर्थिक जीवन, उसके ऐतिहासिक जीवन, उसके सारे परिदृश्य को हम लोग जोड़ देते हैं। तो पाठ्यचर्या क्या है आपका? अपने आप में एक व्यापक रूप को दिखलाता है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट। चलिए, तीसरा पॉइंट कहता कि पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु का व्यवस्थित स्वरूप है। क्लियर है? हमने कहा पाठ्यक्रम में क्या है, जो आपको विषय वस्तु पढ़ाना है उसका एकदम क्रोनोलॉजी के साथ, कविता है, कहानी है, नाटक है, वो सारा क्या है, दोहा है, सारी चीज आपका सिस्टमैटिक रूप से है, जो कई विद्वानों के सहयोग से निर्मित होता है। ऑटोमेटिक है, पुस्तक जब तैयार होती है तो कई विद्वानों के विचार लिए जाते हैं, उनके सहयोग लिए जाते हैं, फिर प्रकाशन में जाता है। जबकि पाठ्यचर्या गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तक की प्रक्रिया का विषय ज्ञान है। क्लियर है? मैं मतलब पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विभिन्न विद्वानों को क्या लिए विचार लिए, लेकिन पाठ्यचर्या तक पहुंचने के लिए क्या करते, वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, विषय ज्ञान के रूप में उसको सीखते हैं। कि जैसे आपको जो पढ़ाना है तो आप कैसे समझेंगे, तो ये प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। कोई ऐसा टॉपिक है कि मैं आपको कैसे बताऊं जो आप उससे कनेक्शन कर लेंगे, तो ये सारी चीज पाठ्यचर्या के अंतर्गत लाते हैं हम लोग। चलिए फिर आगे देखते हैं चौथा पॉइंट में। चलिए, चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट पाठ्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके परीक्षा में सफल होना मुख्य लक्ष्य माना जाता है। पाठ्यक्रम क्या है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा ही देता है, साथ ही साथ एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको आगे बढ़ाता है। कि आपको करना है एकदम टूदा, एकदम घोड़ा की तरह आगे देखना है, आपको यही लक्ष्य प्राप्त करना है, ये पाठ्यक्रम पढ़िए। मैट्रिक पर हम मैट्रिक का क्लास कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अंग्रेजी में आप फेल भी कर जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक निश्चित लक्ष्य की ओर हमें क्या करती, अग्रसर करती है। लेकिन पाठ्य वस्तु में छात्रों की तत्कालिक क्रियाओं को महत्व नहीं, पाठ्य वस्तु में क्या है, इसमें तात्कालिक, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम सिस्टमैटिक ढंग से बना तो उसमें आपका प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन से उसको कोई मतलब नहीं है, तात्कालिक क्रिया को महत्व नहीं देती है। पाठ्यचर्या तथ्यों को रटने की उपेक्षा करता है। क्या करता है, नहीं उपेक्षा करता, नहीं उपेक्षा का मतलब एक नकारात्मक गतिविधि के रूप में है कि रटने की बात को स्वीकार नहीं करता। नो, रटने को प्रणाली जरूरत है। ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। किसको पाठ्यचर्या क्या देती है, बालक के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देती है कि नहीं, पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो आपका सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, ये सारे डेवलपमेंट हम इसके अंदर शामिल करेंगे। क्लियर है? चलिए सिक्स पॉइंट देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पाठ्यक्रम का विकास एवं प्रबंधन शिक्षक एवं उसकी योग्यता तथा छात्रों की आवश्यकताओं द्वारा होता है। ऑटोमेटिक है, पाठ्यक्रम का विकास प्रबंधन किसके द्वारा होगा, शिक्षक के द्वारा होगा, मैनेजमेंट के द्वारा होगा, उस छात्र की आवश्यकताओं को देखेंगे, इन सारे योग्यताओं को देख के हम लोग पाठ्यक्रम को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। लेकिन पाठ्यचर्या का विकास सामाजिक वातावरण जन्य परिस्थितियां, शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक प्रणाली, परिषदें और समितियों के सदस्य करते हैं। मतलब क्या कि पाठ्यक्रम का विकास कैसे होगा, सामाजिक स्थिति को देख के देखेंगे, परिस्थितियों को देख के करेंगे, वातावरण को देखेंगे, हमारी शैक्षिक व्यवस्था किस तरह की है, उसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको देखेंगे। शैक्षिक प्रणाली को देखेंगे कि हमारे प्रणाली मतलब पढ़ाने का क्या ढंग है, हमारे पढ़ाने का क्या तकनीक है, हमारे पढ़ाने की क्या व्यवस्था है, इन सारी चीजों को, और परिषदें और समितियों, मतलब ये सारा तय करेगा कि बच्चों को आप किस तरह से आगे लेकर जाएं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाता है। फिर सातवां पॉइंट देखेंगे। चलिए, सातवां पॉइंट क्या कहता है, सातवां पॉइंट कहता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा तत्कालिक गुणों में परिवर्तन की संभावना होती है। पाठ्यक्रम के द्वारा क्या हुआ कि ठीक है, अभी पांचवा का बच्चा है, छठा नॉलेज सीख रहा है, तो उसके अंदर क्या हुआ, तात्कालिक परिवर्तन, उसके अंदर प्रेजेंट सिचुएशन में जो कुछ उसको नहीं आता था वो सीख गया, जोर नहीं आता था, घटा नहीं आता था, भिन्न का जोर नहीं आता था, वो सारा चीज क्या हो गया, वो सीख लिया, हिंदी अंग्रेजी सब सीख लिया वो। लेकिन पाठ्यचर्या के द्वारा क्या हुआ, बच्चा सामाजिक परिवर्तनों को सीखा, अस्थायी परिवर्तन होने की संभावना होती है। मतलब क्या, पाठ्यचर्या के जब द्वारा हम जब उसको व्यक्तिगत जीवन से जोड़ते हैं, सामाजिक जीवन से जोड़ते हैं, तो वो परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। क्योंकि उस चीज को बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट जोड़ता है, उससे डायरेक्ट बच्चा कनेक्शन कर लेता है। क्लियर है? आठवां पॉइंट कहता है कि पाठ्यक्रम में शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक विचार किया जाता है, जिससे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जा सके। अब क्या है कि पाठ्यक्रम में शिक्षा दिया कि बाबू आज तुम पढ़ाई किया है तो उसको अपने व्यवहार में लाओ, उसको जो सीखा उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाओ, क्योंकि उसका तो एक निश्चित लक्ष्य के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, निश्चित लक्ष्य के लिए तैयारी करवाएं तो उसके हिसाब से तुम क्या करो, अपने वर्क शेड्यूल को रेडी करो।
फिर है कि पाठचर्या शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि वह ज्ञान प्रदान करने का आवश्यक आधार है। लेकिन पाठचर्या क्या करता है? शिक्षा के सैद्धांतिक रूप को आगे बढ़ाता है कि एक आपका जो सिद्धांत है, जैसे एक है शिक्षा प्राप्त करना और एक है शिक्षा के सिद्धांत को प्राप्त करना, एक है शिक्षा के यूज जो आप भौतिक प्राप्ति के लिए करते हैं और एक शिक्षा का एक आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए होता है। तो दोनों दो तरफ है। इसी तरह से कहा गया कि आप पाठचर्या के द्वारा शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष को आगे बढ़ाते हैं और वह ज्ञान प्रदान करने का आवश्यक आधार है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट क्या कहता है कि पाठ्यक्रम का प्रारूप छात्रों की रुचियों एवं योग्यताओं पर आधारित होकर बनाया जाता है। क्लियर है? पाठ्यक्रम जो तैयार करते हैं हम लोग, छात्र का रुचि देख लेते हैं, योग्यता देख लेते हैं, उसके स्टैंडर्ड को देख लेते हैं, उसकी मानसिक चेतना कहां तक विकसित हुई होगी, इस आधार पर हम एक आकलन करके पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। जबकि पाठ्यचर्या का प्रारूप सामाजिक एवं तात्कालिक आवश्यकताओं, उसके मूल्यों और राष्ट्रीय विकास मानवीय गुणों पर आधारित होकर बनाया जाता है। करने का मतलब पाठचर्या में वो सारे चीज शामिल करते हैं जिससे बच्चे का नैतिक मूल्य का विकास हो, बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास हो, बच्चा के अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास हो, ये सारे मानवीय गुणों का विकास हो। ये सारे किसके तहत लाते हैं हम लोग? पाठचर्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत लाते हैं? पाठचर्या के अंतर्गत। चलिए पाठचर्या के बारे में कहा जाता है कि वह शिक्षा का आधार है। पाठचर्या क्या है? शिक्षा का आधार है। पाठचर्या शिक्षा का आधार है। पाठचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। क्या कहा? पाठचर्या शिक्षा का यही आधार है और शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी पूर्ति पाठचर्या के द्वारा ही होती है। साथ ही साथ कहा यह एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापक को जोड़ता है, क्योंकि जब अध्यापक पाठचर्या को शामिल करता है पाठ्यक्रम के दौरान, तो बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक के साथ क्या होते हैं? कनेक्टिविटी पैदा होती है और जब कनेक्टिविटी पैदा होगी तो बच्चे आपसे जुड़ेंगे और जब बच्चे आपसे जुड़ेंगे तो बच्चे आपसे सीखेंगे। तो ये सारा चीज क्या होता है? एक कनेक्शन पैदा करता है, एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग पैदा करता है। अध्यापक पाठचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। यही पाठचर्या के द्वारा बच्चों की मेंटली, जितना बच्चा थोड़ा सा सर मन नहीं करता पढ़ने में, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिए, बच्चा पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो गया। बच्चों का फिजिकल मोमेंट करवाते हैं, कोई चीज को एग्जांपल देते हैं या खेल करवाते हैं, तो वो सारा का बच्चा का फिजिकली डेवलपमेंट भी होता है। नैतिकता की बात होती है, उसको एक अनुशासन के अंतर्गत लाया जाता है। साथ ही साथ एक प्रभावशील अनुशासन का माहौल तैयार किया जाता है, तो बच्चे नैतिकता को सीखते हैं। एक सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ाया जाता है, बच्चों के अंदर एक इमोशन की भावना कि कैसे दुख है, सुख है, गम है, वो सारे चीजों को पाठ्यक्रम के साथ साथ जब हम बढ़ाते हैं तो पाठचर्या एक क्या होती है? खूबसूरत रूप लेती है। फिर अध्यात्म को भी और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। इन सारे चीजों को क्या करते हैं? एक शिक्षक छात्र के अंतर्गत प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। फिर कहा कि पाठचर्या के संबंध में मनोवैज्ञानिक के कथन। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि पाठचर्या के निर्माण के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने महत्वपूर्ण कथन को दिया है। उन कथनों को हम लोग देखने का कार्य करेंगे। सबसे पहला कनिंघम, सबसे फेमस इनका है। कनिंघम के अनुसार कहते हैं कि पाठचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कलाकार गृह रूपी स्कूल में अपने आदर्श के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। जैसे सपोज कीजिए मिट्टी, मिट्टी आपको भी दे दिया गया, मिट्टी हमको भी दे दिया गया, मिट्टी एक कुम्हार को भी दे दिया गया, लेकिन कुम्हार के पास कला है। मिट्टी सबके, मिट्टी एक तरह से मान चले कि पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, लेकिन वो जो कला है वो पाठचर्या है। और ये कहते हैं कि क्या है? पाठचर्या एक कलाकार के पास एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा क्या करते हैं? छात्र रूपी, जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को क्या बनाता है? घड़ा बना देता है, दिया बना देता है, एक से एक आपका देखने वाले सुंदर वस्तु बना देता है। उसी तरह से शिक्षक क्या करते हैं? अपने पाठचर्या से शिक्षक बच्चों के अंदर एक ऐसा क्रिएटिविटी पैदा करते हैं कि बच्चा वो खूबसूरत रूप ले लेता है, बच्चे शिक्षण को प्राप्त करते हैं। यही कहते हैं कनिंघम के द्वारा कि अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में पाठचर्या होनी चाहिए और एक ऐसा हथियार है कि कोई भी बच्चा क्या करेगा? आसानी से उस चीज को सीखता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसी मिट्टी से हम लोग बनाएंगे तो टूटा फूटा कुछ भी बनेगा, लेकिन एक कुम्हार उसको इतना खूबसूरत रूप दे देगा कि हम आश्चर्य करेंगे कि देखो यही वो मिट्टी है जिसे हमने क्या बनाया
और एक कुम्हार ने क्या बना दिया। चलिए आगे देखते हैं, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं। चलिए, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के सभी अनुभव शामिल होते हैं। ऑटोमेटिक है, पाठचर्या में हम सारे चीजों को, चाहे उसके बाहरी जीवन से जुड़ा हुआ हो, सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ, सबको शामिल करते हैं। अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, पढ़ाने के दौरान उसको शामिल करते हैं, जिसका आयोजन बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को हम इन सारे चीजों को शामिल करते हैं कि बच्चा आसानी से उस चीज को सीखता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जॉन डेवी का। जॉन डेवी, चलिए, जॉन डेवी के अनुसार कहा पाठचर्या केवल अध्ययन की योजना पर विषय वस्तु की सूची नहीं, बल्कि कार्य और अनुभव की संपूर्ण श्रृंखला है। डेवी क्या कहते हैं कि आप पाठ्यक्रम में सिर्फ अध्ययन करने की योजना, सिर्फ प्लानिंग नहीं कीजिए कि हमको अध्ययन करना है, क्या करना है, कार्य और अनुभव, उसमें थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस को डालिए, थोड़ा सा एक्टिविटीज को डालिए और इन सारे को क्या कीजिए, श्रृंखला के रूप में तैयार कीजिए कि बच्चे को कैसे देना है। कहा कि पाठचर्या समाज में कलात्मक ढंग से परस्पर रहने के लिए बच्चों के प्रशिक्षण का शिक्षकों के पास एक साधन है। ऑटोमेटिक है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए पाठचर्या क्या है, एक साधन के रूप में है। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ। चलिए, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। जॉन डीवी के अनुसार कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज के सक्रिय कार्यों में रुचि दिखाई देती है, इससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास निश्चित होता है। क्या कहा कि पाठ्यक्रम कार्य केंद्रित में क्या है कि हम उसमें एक्टिविटीज को शामिल करते हैं, विभिन्न क्रियाओं को शामिल करते हैं, और जब विभिन्न क्रियाओं को शामिल करते हैं तो बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, बच्चे उसमें रुचि दिखाते हैं, सक्रिय कार्य, समाज के कार्यों में रुचि दिखाते हैं, और उससे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। क्लियर है। अब देखेंगे पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कहा कि पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करते समय निम्न बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए, निम्न बिंदु में क्या है, पहला अवकाश काल का सदुपयोग, कि आप बच्चे जो है पाठ्यक्रम को अवकाश के समय का सदुपयोग करने की उचित शिक्षा देनी चाहिए, कि अवकाश जो है, छुट्टी है तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखिए, इससे बालकों को सही रूप से विकसित होने में सहायता मिलती है। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कहा क्रियाओं पर अधिक बल दीजिए, मतलब क्या, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पर बल देना है ज्यादा से ज्यादा। पाठ्यक्रम में बालकों की क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्रियाओं के द्वारा उन्हें अनुभव प्राप्त होते, क्रिया से क्या होगा, उसको अनुभव प्राप्त होगा, क्रिया करेंगे तो अनुभव प्राप्त करते चलेंगे, जिनके आधार पर वे अपने भावी जीवन की अनेक समस्याओं को सुलझा सकेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चा करेगा तो उसको एक अनुभव प्राप्त होगा, अनुभव प्राप्त होगा तो कहीं न कहीं उसको आगे जिंदगी में काम आएगा। कहा कि लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या हो, लचीला हो, इससे यह लाभ होगा कि सामाजिक एवं राष्ट्रीयता जीवन की आवश्यकताओं तथा आदर्शों को बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में सरलता पूर्वक प्रतिबिंबित किया जा सकेगा। कहने का मतलब जब लचीलापन रहेगा तो बच्चों के अंदर एक लिबरलिटी आएगी, और जब बच्चे थोड़े से लिबरलिटी आएंगे तो वो समाज में बदले हुए परिवेश को, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट, कहा कार्य अनुभव को महत्व देने के लिए, कि आप जो कार्य करते हैं, कार्य अनुभव को महत्व, कि पाठ्यक्रम में कार्य अनुभवों को विशेष महत्व मिलना चाहिए, कि जब कोई कार्य करते तो उससे अनुभव क्या मिला, उस अनुभव को क्या करना है, प्रस्तुत करना है। चलिए फिर कहता है पांचवा, कि जीवन की वास्तविकताओं का स्थान देना है। क्या देना है, जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन, जीवन की वास्तविकताओं का स्थान में, पाठ्यक्रम में जीवन की वास्तविकता को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, इससे बालकों को जीवन के लिए शिक्षा मिलेगी। मतलब बच्चों को बताना है कि वास्तविक जीवन में तुम्हारा इसका कहाँ यूज होगा, इससे तुम अपने जिंदगी में कहाँ जाओगे, और उससे तुमको कहाँ कहाँ फायदा मिलेगा। फिर कहते हैं कि शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, कि शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं, जैसे कताई, बुनाई, चमड़े और लकड़ी आदि के काम का केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती है। कहने का मतलब क्या हो, पाठ्यक्रम में हम लोग थोड़ा सा शिल्प कला को भी शामिल करें, जिससे विभिन्न एक्टिविटी के द्वारा बच्चे क्या करें, उससे विषयों को जोड़कर शिक्षा प्राप्त करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं पाठचर्या के विकास में विद्यार्थी की भूमिका। चलिए, पाठचर्या विकास में विद्यार्थियों की भूमिका, पाठचर्या विकास के निर्धारकों में अध्यापक के साथ साथ
छात्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑटोमेटिक है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा पाठ्यक्रमेत्तर क्रियाओं में छात्रों की भूमिका या सहभागिता पाठचर्या के विकास को प्रभावित करती। क्या है ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं और पाठ्यक्रमेत्तर क्रियाएं? कि जब आप पढ़ाने के दौरान उससे हटके चीजों को जोड़ते हैं तो पाठ्य सहगामी हो गया। अन्य विषयों को जोड़ते हैं, पाठ्य सहगामी के अंतर्गत आ जाता है। आप पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, पर्यावरण को जोड़ते हैं, पाठ्य सहगामी। साथ ही साथ पाठ के इतर क्रिया मतलब क्या है, वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये घुमा के उससे कनेक्शन जोड़ती है, तो उससे इतर क्रिया के अंतर्गत लाते हैं। ये क्या करती है, पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करती है। फिर कहा कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु तथा मूल्यांकन का केंद्र बिंदु भी बालक होता है। मतलब क्या, केंद्र बिंदु में कौन रहेंगे, बालक ही रहेंगे हमेशा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा जॉन डेवी के बारे में कि जॉन डेवी ने, चलिए जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना, जिसके एक कोण पर पाठ्यक्रम, दूसरे पर शिक्षक और तीसरे कोण पर विद्यार्थी है। 1, 2 और 3 ये त्रिमुखी है। कहा शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थियों को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने के लिए है। शिक्षक की भूमिका हमेशा एक सूत्रधार की होती है। क्या करना है, बच्चों को प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है और बच्चे कैसे अधिगम प्राप्त करें, इन बिंदुओं को रखना है। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी कक्षा करना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो इस नंबर पर 8051 36 39 और 67 इस नंबर पर फोन करें, मैसेज करें। आपको वो सारे मटेरियल प्राप्त करवाए जाएंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी दी जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।